हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल और आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी फिजिकल एजुकेशन के पेपर के लिए। तो बेटे, हम आ गए हैं अब अपने इकोनॉमिक्स में पहला टॉपिक लेके। ठीक है, तो मैं इसमें आपको समझाने जा रहा हूँ नेशनल इनकम ऑल थ्री मेथड्स, ये पार्ट 1। ठीक है, यहाँ से भी हमारे 4 मार्क्स क्या हो जाएंगे बेटे, श्योर शॉर्ट पक्के हो जाएंगे। 4 नंबर का तो गारंटेड हो ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेशनल इनकम। बेटे, जो नेशनल इनकम में जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो हमारे 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। प्रोडक्शन मेथड, और उसे बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड, और तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो कितने मेथड होते हैं? 3। इन 3 मेथड से क्वेश्चन करने में बेटे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। अब आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, आखिरी तक। आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर वही एट द एंड, मूवी में एंड तक बने रहना। ठीक है, मूवी मतलब वीडियो में एंड तक बने रहना। तो आपको मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो मैं हर वीडियो के एंड में आपके साथ डिस्कस करता हूं। बेटे, इन मेथड को समझने से पहले हमें समझना पड़ता है बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर कन्वर्जन। ठीक है, हमें कन्वर्जन जो फॉर्मूले क्रिएट होते हैं, आपने स्कूल में सुना होगा, मैम बोलती हैं एनएनपीएफसी, सर बोलते हैं जीडीपी एमपी, इनका फॉर्मूला बताओ। तो इनके फॉर्मूलों को समझने के लिए हमें पहले कन्वर्जन सीखना पड़ता है। क्या सीखना पड़ता है? कन्वर्जन सीखना पड़ता है। कन्वर्जन होते हैं बेटे 3 तरीके के। कन्वर्जन कितने तरीके से कैलकुलेट होते हैं? 3। पहला होता है डेप्रिसिएशन, दूसरा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसे हम एनएफआईए बोलते हैं। तीसरा होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटे? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक हो गया? तो अब हम वन बाई वन इन कन्वर्जन को समझते हैं। वन बाई वन इन कन्वर्जन को समझते हैं। तो सबसे पहला कन्वर्जन है बेटे हमारा डेप्रीशिएशन। ठीक है, सबसे पहला कन्वर्जेशन हमारा क्या है? डेप्रीशिएशन। तो इन 3 ही फॉर्मूलों को हमने समझना है। ठीक है, इन 3 फॉर्मूलों को सीख लिया तो हमें जितने भी फॉर्मूले हैं मैं आपको ऑटोमेटिकली इन कन्वर्जन की हेल्प से क्रिएट करना सिखा दूंगा। तो बेटे, डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस नेट। ठीक है, डेप्रीशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस माइनस नेट। अब बेटे कभी कभी ऐसा होता है ना, एग्जाम में आपसे पूछेगा नेट की वैल्यू बताओ, तो मैं आपको पहले सिखा रहा हूं। देखो, अगर मुझे नेट की वैल्यू जाननी है तो नेट को मैं इक्वल्स टू के इस साइड ले आऊंगा। देखिए, नेट इक्वल्स टू के इस साइड आ गया, वहां पे पहले से क्या है? ग्रॉस। ठीक है, और इस डेप्रीशिएशन को इक्वल्स टू के उधर ले जाऊंगा। यहां डेप्रीशिएशन प्लस है तो वहां जाके डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा बेटे? माइनस। तो नेट क्या हो गया? ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक है, ऐसी कभी कभी एग्जाम में नेट ना पूछ के क्या पूछ लेगा हमसे? ग्रॉस, कि ग्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब ग्रॉस का फॉर्मूला चाहिए। नेट को इक्वल्स टू के इस साइड भेज दो। नेट यहां माइनस है तो इक्वल्स टू के इधर आके बेटे क्या हो जाएगा? प्लस। और डेप्रीशिएशन वहां ऑलरेडी है, डेप्रीशिएशन वहां पे ऑलरेडी है। तो क्या फॉर्मूला बन गया? ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप। तो पहला कन्वर्जन आपको आ गया, डेप्रीशिएशन ग्रॉस माइनस नेट। नेट पूछेंगे तो ग्रॉस माइनस डेप, ग्रॉस पूछेंगे तो नेट प्लस डेप। अब बेटे दूसरा फॉर्मूला क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसको हम शॉर्ट में एनएफआईए बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरे फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। एनएफआईए, जिसको बोलते क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एनएफआईए का फॉर्मूला होता है बेटे नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में हम एनपी बोलेंगे, माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? डीपी।
अब फिर से बेटे वही, अगर क्वेश्चन ने आपसे पूछ दिया डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डीपी, ठीक है, तो डीपी, अब नेशनल प्रोडक्ट तो ऑलरेडी इक्वल्स टू के उस साइड है, अब एनएफआईए को उधर ले जाऊंगा तो एनएफआईए क्या हो जाएगा बेटे, माइनस, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनएफआईए। ऐसी कभी कभी क्वेश्चंस हमसे नेशनल प्रोडक्ट भी तो पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकता है, नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो यहाँ माइनस का है, उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और एनएफआईए वहां पे ऑलरेडी है, एनएफआईए वहां पे ऑलरेडी है। तो एनएफआईए का क्या होता है फॉर्मूला, नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए तो नेशनल प्रोडक्ट माइनस एनएफआईए, और नेशनल प्रोडक्ट चाहिए तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए। बेटे एनएफआईए का एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, एनएफआईए का एक फॉर्मूला और भी होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, और जो हमारा एनएफआईए है एक और फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, ठीक है, एक और फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, वो फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ठीक हो गया। तो एनएफआईए का एक फॉर्मूला और होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। बेटे जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है इसे ना शॉर्ट में फीफा बोलते हैं, FIFA, ठीक है, और जो फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है इसे शॉर्ट में बोलते हैं फीटा, FITA, ठीक है, आपने सुना भी होगा। तो एनएफआईए क्या होता है, एक फॉर्मूला और फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो माया जाता है फीफा माइनस फीटा। ये था हमारा दूसरा कन्वर्जन। अब डिस्कस करते हैं बेटे थर्ड कन्वर्जन को, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। थर्ड कन्वर्जन क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जिसको हम डिनोट करते हैं शॉर्ट में NIT से। किससे डिनोट करते हैं, NIT से। तो बेटे जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है NIT होता है, उसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस जिसको हम MP से डिनोट करेंगे माइनस फैक्टर कॉस्ट जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, FC से डिनोट करेंगे। अब बेटे वैसे ही फिर मैं आपसे पूछूंगा, अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फैक्टर कॉस्ट को इक्वल्स टू के इधर लेके आऊंगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं FC, फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस क्या होता है, MP तो ऑलरेडी है, वैसे NIT इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटे, माइनस का। वैसे ही अगर कभी क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, मार्केट प्राइस MP पूछ लिया, ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट को फिर इधर जाना पड़ेगा, माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट। NIT ऑलरेडी वहां पे प्लस में है, तो क्या बन गया फॉर्मूला, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। बेटे जैसे NFIA का एक और फॉर्मूला था, NIT का भी एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, NIT का भी एक और फॉर्मूला होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, माइनस सब्सिडी। तो अब हमने तीनों कन्वर्जन सीख लिए। अब हम समझते हैं इन कन्वर्जन का यूज कहाँ पे है, ठीक है, अब हम समझते हैं इन कन्वर्जन का यूज कहाँ पे है। बेटे ये जो कन्वर्जन है ना, इनका यूज हमें नेशनल इनकम में होता है, ठीक है, कहाँ पे करना पड़ता है, नेशनल इनकम में इनका यूज हमें करना पड़ता है, ठीक हो गया। तो अब समझते हैं
आपने बहुत सारे एग्रीगेट्स सुने होंगे, ठीक है बेटे, मैक्सिमम एग्रीगेट्स 8 होते हैं। जैसे आपने सुना होगा NNPFC, एक ये एग्रीगेट है। ऐसी आपने सुना हो सकता है NDPFC, और भी बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं बेटे, GDPMP, ऐसे ही GNPFC। तो बेटे इस तरीके से ना जो टोटल एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, जो टोटल एग्रीगेट होते हैं वो 8 होते हैं। वो मैं अभी आगे चल के समझाऊंगा कि टोटल 8 कैसे होते हैं, बस समझाने के लिए। अब बेटे जो भी एग्रीगेट्स हैं ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब मैं समझा रहा हूं। जैसे सबसे पहले है एन को बोला जाता है नेट। एन को क्या बोला जाता है? नेट। फिर उसके बाद देखो एक पार्ट ये, अब उसके बाद दूसरा पार्ट होता है एनपी, उसको बोला जाता है नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट। फिर है एफसी, तीसरा पार्ट क्या है? एफसी। तो कितने पार्ट्स में कोई भी एग्रीगेट होता है? 3, 1 2 3। एफसी को लिखते हैं बेटे एट फैक्टर कॉस्ट। क्या लिखा जाता है? एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। इन एग्रीगेट्स में किसका यूज होता है? जो अभी हमने कन्वर्जन सीखे। पहला एग्रीगेट क्या लिखा है? NNPFC, जिसको फुल फॉर्म क्या है? अगर इसको हम इसकी फुल फॉर्म जानना चाहेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बेटे ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इसी को, ठीक है, इसी को मैं हाईलाइट कर देता हूं। दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। अगर कोई आपसे पूछता है नेशनल इनकम बताइए, उसका एग्रीगेट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? NNPFC। तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है NNPFC। बेटे ऐसी दूसरा समझते हैं, ठीक है, ऐसी दूसरे को डिकोड करते हैं। फर्स्ट है, जितने मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एन। तो एन को किससे डिनोट किया जाता है? नेट। सेकंड है बेटे डीपी, इसको बोला जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा क्या है? एफसी। बस एट लगा के, एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है बेटे, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा नेशनल इनकम का एग्रीगेट बताइए, तो आप बोलेंगे NNPFC। कोई अगर आपसे पूछेगा डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? NDPFC। फिर ऐसी बेटे GDPMP को क्या करेंगे बताइए? अगर हमें GDPMP को समझना है, तो पहला G है बेटे, G मतलब होता है ग्रॉस। फिर DP है, DP को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। MP क्या हो गया? एट मार्केट प्राइस। ठीक हो गया। ऐसी GNPFC, ठीक है। ये एक और कर लेते हैं। G से क्या हो गया बेटे? ग्रॉस। NP होता है नेशनल प्रोडक्ट, एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो FC क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट। जो सारे वर्ड हमने अभी कन्वर्जन में सीखे, तो अब मैं उसी को समझाने जा रहा हूं। पहले मैंने एग्रीगेट्स बताए कि इन एग्रीगेट्स में ही इन कन्वर्जन का यूज होता है। नेशनल इनकम कौन सा एग्रीगेट होता है? डोमेस्टिक इनकम कौन सा एग्रीगेट होता है? तो बेटे मैंने अभी आपको क्या बोला? टोटल एग्रीगेट्स कितने होते हैं? 8, ठीक है। टोटल एग्रीगेट्स कितने होते हैं? 8। बेटे जो भी एग्रीगेट्स होते हैं ना, वो 3 पार्ट में बनते हैं, ठीक है। कोई भी एग्रीगेट को हम 3 पार्ट्स में बनाते हैं। एक होता है बेटे फर्स्ट पार्ट,
एक होता है सेकंड पार्ट और एक होता है थर्ड पार्ट। बेटे जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो डेप्रीशिएशन पढ़ा था, उसके टूल्स क्या थे? ठीक है, जो हमने अभी डेप्रीशिएशन पढ़ा था, बताइए डेप्रीशिएशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ग्रॉस माइनस नेट। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है बेटे, या तो होगा वो ग्रॉस और वो होगा नेट। तो जितने भी एग्रीगेट्स होंगे, जैसे जितने कितने मैंने बताया टोटल 8, तो जो उसका पहला पार्ट होगा या तो वो होगा ग्रॉस या होगा वो नेट। ऐसे ही जो सेकंड पार्ट होता है बेटे, क्या पढ़ा था? NFIA। क्या पढ़ा था फॉर्मूला? नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो या तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा? नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब समझ में आ रहा है, एग्रीगेट्स उन्हीं कन्वर्जन से बने। थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था NIT। हमने क्या पढ़ा था? NIT। NIT का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। जो हमारा थर्ड पार्ट होगा किसी भी एग्रीगेट का, या तो वो होगा मार्केट प्राइस और वो या तो क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट। या तो वो क्या होगा बेटे? फैक्टर कॉस्ट। तो जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं बेटे, वो तीन पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट क्या होगा? ग्रॉस या नेट। सेकंड क्या होगा? नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेटे बताओ, डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NP। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को DP। तो दूसरा NP होगा या DP। तीसरा है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो इन्हीं से हमारे कोई भी एग्रीगेट्स बनते हैं। ठीक है, इतने से ही हमारे कोई भी एग्रीगेट्स बनते हैं। इसीलिए ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट पार्ट से दो हैं, तो फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 2। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 8। इसीलिए हमारे टोटल एग्रीगेट होते हैं 8। तो फर्स्ट ग्रॉस या नेट, जैसे मैं कोई भी एक एग्रीगेट लिखाता हूँ वापस से, NNPFC, जिसे नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो बेटे मैंने क्या बोला? ये है उसका फर्स्ट पार्ट जिसको मैं रेड मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूं। तो या तो वो ग्रॉस होगा या नेट। देखो क्या है? नेट। फिर सेकंड पार्ट जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, या वो सेकंड पार्ट नेशनल प्रोडक्ट होगा या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब या NP होगा या DP होगा। देखो यहाँ पे क्या है? NP। तो NP को क्या बोलते हैं? नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट जिसमें मैं स्क्वायर बना दे रहा हूं, FC। अब जो थर्ड पार्ट है बेटा, या तो MP होगा या FC होगा। कोई भी एग्रीगेट हो 8, कोई भी एग्रीगेट हो 8 के 8 में। तो FC है, तो FC को क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से कोई भी एग्रीगेट्स बनते हैं। तो आपको यहां तक भी समझ में आ गया होगा। अब इन एग्रीगेट से फॉर्मूला कैसे क्रिएट करें? ठीक है बेटे, अब आगे चलते हैं। थर्ड, हाउ टू क्रिएट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट एग्रीगेट्स। सर टीचर तो स्कूल में हमसे पूछते हैं कि NNPFC का फॉर्मूला बता दीजिए, GNPFC का, या कुछ भी, टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, तो उनका फॉर्मूला कैसे क्रिएट करें, उतने याद नहीं होते हैं। तो बेटे उतने याद नहीं होते हैं, इसीलिए हमें कन्वर्जन सीखना पड़ता है। ठीक है, तो कन्वर्जन क्या है? ठीक है, कन्वर्जन समझते हैं। हमने अभी सीखे थे, अभी अभी मैंने आपको बताया कोई भी एग्रीगेट्स 3 पार्ट्स में ड्रॉ होते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा गैप में लिखा है। तो पहला एग्रीगेट क्या बेटे? सिर्फ और सिर्फ नजर फर्स्ट में रखना, नेट। ठीक है, पहला एग्रीगेट है हमारा नेट। मैं थोड़ी देर के लिए बाकी दो हटा दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाकी दो हटा दे रहा हूं, जिसका ध्यान, जिससे सिर्फ आपका फोकस किस पे रहे? नेट पे रहे। उसको अभी मैं वापस लिख, नेट। अब बताओ, आपने पीछे नेट का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, आपने नेट का फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या था फॉर्मूला? मैं शो कर देता हूं। ठीक है, मैं शो कर दे रहा हूं आप लोगों को। इधर देखिए, डेप्रिसिएशन में पढ़ा था ना, ग्रॉस माइनस नेट। अब हमसे नेट पूछ रहा है, बताओ नेट इक्वल्स टू क्या होता है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ कन्वर्जन लगाने होते हैं। नेट इक्वल्स टू क्या होता है बेटे? ग्रॉस। देखो ये एरो बस समझाने के लिए, ग्रॉस, ग्रॉस को सिर्फ किससे लिखेंगे? G प्लस थोड़ा सा दूरी में लिखना, ठीक है, प्लस
डेप्रीशिएशन। ठीक है बेटे, क्या था, ग्रॉस इक्वल्स टू प्लस डेप्रीशिएशन। एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस डेप्रीशिएशन था माइनस डेप्रीशिएशन था, देखो माइनस डेप्रीशिएशन था, क्या था, माइनस। तो यही ध्यान बेटा साइन का रखना पड़ता है, किस चीज का रखना पड़ता है, साइन का, प्लस नहीं, ये क्या था, माइनस। ठीक हो गया। अब ऐसी बेटे क्या था फॉर्मूला पूरा, अब मैं वापस से लिख दे रहा हूं, दूसरा था एनपी, एनपी एफसी। अब सिर्फ एनपी पे फोकस करना, बाकी किसी चीज पे नहीं। नेशनल प्रोडक्ट, एनपी को क्या बोलते हैं, नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू, अब बताओ नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए। बस इसीलिए मैंने आपसे बोला कि सिर्फ और सिर्फ क्या याद कीजिए, कन्वर्जन, दैट्स इट। तो अब कन्वर्जन आपने याद कर लिया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए। तो अब नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू, इसी के आगे से लिखना डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनएफआईए को डेप्रीशिएशन के बाद। ठीक है, कहां लिखेंगे, डेप्रीशिएशन के बाद। अब ऐसी बेटे देखो, तीसरा एग्रीगेट क्या है, फैक्टर कॉस्ट। अब ऐसी फैक्टर कॉस्ट का भी तो आपको फॉर्मूला समझाया था। ठीक है, कन्वर्जन में आपको ऐसे ही मैंने आपको फैक्टर कॉस्ट का भी तो क्या समझाया था, फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। तो क्या होता है बेटे, मार्केट प्राइस माइनस NIT, तो बन गया फॉर्मूला। तो NNP-FC का फॉर्मूला क्या होता है, GDP-MP माइनस डेप्रीशिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। आ गया फॉर्मूला समझ में किस तरीके से क्रिएट होता है, एक और सीखते हैं। ठीक है, एक और सीखते हैं। अब मैंने बेटे एक और एग्रीगेट लिख दिया, GNP-FC। अब मैंने एक और एग्रीगेट लिख दिया, क्या लिख दिया, GNP-FC। तो बेटे अब बताओ, पहला एग्रीगेट क्या है, ग्रॉस, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट। ठीक है, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट, नेट को कैसे डिनोट करते हैं, N से, थोड़ा सा दूरी में प्लस डेप्रीसिएशन। आप कन्वर्जन देख लेना, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रीशिएशन होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, नेशनल प्रोडक्ट। अब नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। ऐसे ही तीसरा क्या है, फैक्टर कॉस्ट। देखो वहां पे फैक्टर कॉस्ट ऊपर भी था, यहां पे भी है। तो फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस NIT। ठीक है, माइनस क्या हो जाता है, NIT। तो होप सो आपको इन एग्रीगेट्स है जो होते हैं, इससे कन्वर्जन लगा के फॉर्मूला क्रिएट करना आ गया होगा। थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इनकी नीड कैसे होती है, मान लीजिए देखो एक एग्जांपल है जिसमें आपको GNP-MP दे रखा है, डेप्रीशिएशन, NIT और NFIA। आपसे फाइंड कह रहा है NNP-MP, GDP-MP, GNP-FC। अब इतनी चीजें आपसे फाइंड करने को कह रहा है, अब इन्हें समझते हैं। अब सर हमें तो फॉर्मूले याद ही नहीं होते, एक बार NNP-MP पूछ रहा है, GDP-MP, GNP-FC, इसीलिए तो हमने कन्वर्जन पे स्टार्टिंग में फोकस किया। अब बेटे सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट अब ये बेटे फाइंड करने हैं, ये गिवन है। सबसे पहले कौन सा एग्रीगेट फाइंड करना है, NNP-MP। ठीक है, सबसे पहले कौन सा एग्रीगेट फाइंड करना है, NNP-MP। हमेशा याद रखना बेटे, जो एग्रीगेट फाइंड करना होगा उसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, लेफ्ट। और एक एग्रीगेट क्वेश्चंस में गिवन भी होगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, जैसे इसमें क्या गिवन है, GNP-MP, तो उसको कौन सी साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड। फिर से सुनना, जो कैलकुलेट करना है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको जो गिवन है राइट हैंड साइड। अब देखो गिवन क्या है, GNP-MP। ठीक है, GNP-MP गिवन है। अब मुझे फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो ध्यान देना बेटे, ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले क्या है, N। ठीक है, सबसे पहले क्या है, N। अब एक चीज मैं थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूं, तो इनको हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, अभी फिर वापस मेंशन कर दूंगा। आपने सिर्फ इतने पे फोकस रखना है। N को क्या बोलते हैं, आपको समझाया था, बताइए, नेट इक्वल्स टू G, ग्रॉस। तो G तो दे रखा है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। तो थोड़ा सा दूरी में आप क्या लिख दोगे,
माइनस डेप्रीशिएशन। क्या सीखें कि नेट था, ग्रॉस दोबारा क्यों नहीं लिखा सर? अभी तक तो आप हम नेट के बाद ग्रॉस भी लिख रहे थे, इस बार उस एग्रीगेट में ग्रॉस था तो बस उसके आगे का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। अब बेटे वापस से आ जाते हैं, क्या था क्वेश्चन हमें निकालना था? एनएनपी एमपी, और हमें गिवन क्या था? जीएनपी एमपी। तो बेटे नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन, पहला स्टेप हो गया। 3 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट हो गया। अब बेटे सिर्फ दूसरे पार्ट पे नजर रखना, ठीक है? किस पे नजर रखिएगा? दूसरे पार्ट पे नजर रखिएगा, ठीक है? एनपी पे। और इधर भी देखिए क्या है? एनपी। दोनों तरफ एनपी एनपी है। क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है? सर दोनों ही क्या है? सेम। जब दोनों सेम होंगे तो कोई फॉर्मूला क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही थर्ड में भी बेटे, ठीक है, ऐसे ही थर्ड में भी एमपी एमपी, दोनों तरफ क्या है? सेम। तो मुझे फिर फॉर्मूला क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। तो एनएनपी एमपी का फॉर्मूला क्या बन गया बेटे? जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन। क्लियर होगी? अब जीएनपी की वैल्यू देखिए कितनी है गिवन? 1000। डेप्रीशिएशन कितना गिवन है? 200। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया? 800। क्लियर है? सेकंड क्या कैलकुलेट करने को कह रहा था क्वेश्चन? जीडीपी एमपी। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं रख दूंगा जीडीपी एमपी को। और मुझे कौन सा एग्रीगेट गिवन है बेटे? जीएनपी एमपी। क्या सिखाया? अगर सेम होंगे तो कन्वर्जन नहीं लगाएंगे, डिफरेंट होंगे तो कन्वर्जन लगाएंगे। बताओ, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है जी, यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट है जी, क्या फॉर्मूला क्रिएट करेंगे? नहीं, सेम है। दूसरा, इधर है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इधर है नेशनल प्रोडक्ट, दोनों अलग अलग हैं, तो इस बार फॉर्मूला लगेगा। क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट। बताओ, प्लस एनएफआईए या माइनस एनएफआईए? सर माइनस एनएफआईए। तीसरा देखिएगा, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस सेम है, फिर कोई कन्वर्जन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से कन्वर्जन की हेल्प से बेटे फॉर्मूले बनते हैं, जो हमें बहुत आसान कर देते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। अब जीएनपी एमपी की वैल्यू कितनी थी बेटे? 1000 माइनस एनएफआईए क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 50। तो ये हमें सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 950। अब इसी तरीके से थर्ड करते हैं। क्या दे रखा है? जीएनपी एफसी, ठीक है, जीएनपी एफसी। और मुझे एक एग्रीगेट कौन सा गिवन है? जीएनपी एमपी। अब बेटे देखो, फर्स्ट पार्ट ग्रॉस, ग्रॉस सेम है। सेकंड पार्ट एनपी एनपी सेम है। थर्ड पार्ट यहां फैक्टर कॉस्ट है और यहां क्या है? मार्केट प्राइस अलग है। तो अब मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बताओ क्या था फॉर्मूला? फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। तो जीएनपी एमपी की वैल्यू कितनी गिवन थी बेटे? 1000 माइनस एनआईटी की वैल्यू कितनी गिवन है? 100। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 900। तो बेटे बस एक क्वेश्चन आपको फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे वैल्यू पुट करते हैं, वो सिखाया था। अब हम चलते हैं अपना प्रोडक्शन मेथड की तरफ। 3 मेथड थे, पहले मेथड की तरफ चलते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट वहां से। ये तो बस बेसिक्स था जो आपको कराना जरूरी था। अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला मेथड, दैट इज प्रोडक्शन मेथड। उसको क्या बोलते हैं? और वैल्यू एडेड मेथड भी। बेटे सबसे पहले हमें प्रिकॉशंस इन नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रिकॉशंस का, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्रिकॉशंस क्या है नेशनल इनकम के। ध्यान, मेथड भी देख लीजिएगा, प्रोडक्शन मेथड से, ठीक है। कौन से मेथड से? प्रोडक्शन मेथड से। बेटे 3 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत फ्रीक्वेंट है कि आता ही आता है। सभी टीचर बताते हैं कि प्रिकॉशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने तो आप लोगों को 7 पॉइंट लिखवाए हैं, लेकिन आपको इसमें से 3-4 एनी हाउ याद होने चाहिए। तीनों मेथड के प्रिकॉशंस लिखवाऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा। उसमें से एक क्वेश्चन के चांसेस बहुत श्योर शॉट होते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से इनको प्रिपेयर करना, ठीक है। यहां से हमारे एटलीस्ट 3 मार्क्स तो हो जाने
चाहिए। अब समझते हैं क्या है प्रिकॉशंस। पहला है वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। कह रहा है जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं उसकी वैल्यू को इंक्लूड हम नेशनल इनकम में नहीं करते हैं। सर सेकेंड हैंड गुड्स क्या होते हैं? ठीक है, मान लीजिए मैंने एक ब्रांड न्यू फोन खरीदा, अब मैं उसको बेच रहा हूँ, तो जब मैं उसे दोबारा बेचूंगा 1 साल 2 साल चलाने के बाद, तो उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एक्सपेंडिचर आर नॉट इंक्लूडेड इन एनएनपी-एफसी। अभी पीछे लिखवाया था बेटे, एनएनपी-एफसी को ही हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। कह रहा है जो इंटरमीडिएट गुड्स या एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। आप में से किसी को पता है इंटरमीडिएट गुड्स या एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनको हम रॉ मटेरियल या रीसेल के पर्पस के लिए यूज करते हैं, एज ए रॉ मटेरियल और रीसेल के पर्पस से क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो उनकी वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। यही बेटे प्रिकॉशंस है। थर्ड, कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। कह रहा है आपने सेकेंड हैंड गुड्स बेचा या खरीदा, उसमें कमीशन मिलता है, ठीक है, तो उस कमीशन को इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, उस कमीशन को क्या किया जाएगा? इंक्लूड। फोर्थ, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। कह रहा है जो सेल और परचेज है शेयर्स या डिवेंचर की या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट इज इंक्लूडेड। इसमें क्या कहना चाह रहा है बेटे? जैसे मान लीजिए मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी क्या बनाती है बेटे? कार्स। अब उनने ना वो कार्स बेचने के लिए तो नहीं बनाई, अपने यूज के लिए बनाई कि हम अपने एम्प्लॉयज को घर से लेके आएंगे, ले जाए छोड़ने जाएंगे। तो जो इस तरीके से कोई भी अपने यूज के लिए आपने प्रोडक्शन किया है गुड्स का, ये ध्यान देना, ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उसको हम इंक्लूड करेंगे, उसको हम इंक्लूड करेंगे। सिक्स्थ, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। देखो गुड्स को तो इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो सर्विसेज हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, अपने ही यूज के लिए। ठीक है, अपने ही यूज के लिए। जैसे मेरा काम है टीचिंग, अब मैं अपने घर में जाके अपने भाई बहन को पढ़ाऊं, तो उसको हम नेशनल इनकम में नहीं काउंट करेंगे। फिर है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, क्या होता है सर ये? इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। इसका मतलब है बेटे कि जैसे ये मेरी कोचिंग है, ठीक है, जहां मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अपने ही घर में पढ़ा रहा हूँ, इसका मैं किसी को किराया नहीं देता हूँ, तो इसकी जो भी इनकम है, वैल्यू है ना, वो मुझे नेशनल इनकम में शो करनी पड़ेगी। या और सिंपल समझाऊं, हम अपने घर में किराए में देते हैं, ठीक है, अपने घर को किस में देते हैं? किराए में, रेंट में। तो उससे जो रेंट आता है उसको देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो होप सो आपने प्रिकॉशंस अच्छे से समझ लिए होंगे। बेटे 3-4 तो एनी हाउ याद कर लेना, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये हमारे एग्जाम में आएंगे। अब बेटे आओ फॉर्मूला डिकोड करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्शन मेथड डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम प्रोडक्शन मेथड का जो फॉर्मूला है उसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर में इसी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरी देखिएगा। चलो आगे चलते हैं। प्रोडक्शन मेथड बेटे या वैल्यू एडेड मेथड, जब इससे हम कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, कुछ भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो आती है GVA-MP। GVA-MP, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है GVO-MP, GVO-MP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो प्रोडक्शन मेथड से कौन सा एग्रीगेट निकलता है बेटे? GVA-MP, जिसका फॉर्मूला होता है GVO-MP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटे जो GVA-MP है इसकी फुल फॉर्म होती है, G मतलब अभी क्या सिखाया था? ग्रॉस,
VA मतलब होता है वैल्यू एडेड, VA मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड। MP मतलब एट मार्केट प्राइस। ठीक हो गया। जो ये GVO MP है, इसकी फुल फॉर्म होती है, G मतलब वही बेटे ग्रॉस, V मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट एट MP मतलब मार्केट प्राइस, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जिसे हम IC बोलते हैं। ठीक है। अब बेटे डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसको अच्छे से समझना। जो ये हमारा GVO MP है, ठीक है, जो ये हमारा GVO MP है, ये चीज, ये दो चीज को मिलके बनती है, ये इसकी वैल्यू दो चीज को मिला के कैलकुलेट होती है। ठीक है। GVO MP की जो वैल्यू आती है वो एक तो हम सेल्स, उसमें प्लस कर देते हैं बेटे, सेल्स में प्लस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक। क्या प्लस कर देते हैं, चेंज इन स्टॉक। बेटे चेंज को यहाँ पे इस तरीके से डेल्टा से दिखाया जाता है। तो GVO MP की वैल्यू कैसे निकलती है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हम बिजनेस मैन है बेटे, तो हम क्या करेंगे, सेल्स। ठीक है, क्या करेंगे, सेल्स। अब सेल्स हम किसको कर सकते हैं, सेल्स टू हाउस होल्ड। बेटे हम सामान किसको बेच सकते हैं, किसी हाउस होल्ड को, सेल्स टू हाउस होल्ड। और किसको सामान बेच सकते हैं बेटे, सेल्स टू फर्म, दूसरे बिजनेसमैन को बेच सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंपनी को बेच सकते हैं। और किसको बेच सकते हैं बेटे सामान, सेल्स टू गवर्नमेंट, हम सरकार को भी अपना सामान क्या बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। और अगर हम थोड़े और बड़े बिजनेसमैन हैं बेटे, तो हम विदेश में भी अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट। अब बेटे ये देखना, सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू फर्म, सेल्स टू गवर्नमेंट, ये हम देश के अंदर ही बेच रहे हैं। और एक्सपोर्ट मतलब होता है देश के बाहर बेचना। आई बात समझ में। ठीक है, तो जब देश के अंदर बेचते हैं, ठीक है, जो हम देश के अंदर बेचते हैं, तो बेटे उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सेल्स। उसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सेल्स। ये एक चीज ये भी याद रखना, कभी कभी आ जाता है जब हम देश के अंदर अंदर बेचते हैं। तो इन तीनों पॉइंट को हम डोमेस्टिक सेल्स भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट अलग से होता है। प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक। सर चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में से क्या माइनस कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो हमारी किस चीज की वैल्यू निकल जाती है बेटे, चेंज इन स्टॉक की। चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है बेटे, चेंज इन स्टॉक को ना, चेंज इन स्टॉक को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये चेंज इन स्टॉक को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। किस नाम से जानते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो GVO MP कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स क्या होता है वो समझा दिया, चेंज इन स्टॉक क्या होता है वो समझा दिया। अब समझते हैं बेटे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बेटे इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है जो, ठीक है, इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन है उसका मतलब होता है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, बात आ गई समझ में। एक और क्या हो सकता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आता है, कोई भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया हो उसको माइनस कर दोगे, या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑफ दी
फर्म। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर मतलब होता है सामान को खरीदने बेचने में जो खर्चा हुआ उसको भी हम माइनस कर देते हैं। बेटे कभी कभी ऐसे ही आपको लिखा आएगा परचेज ऑफ मशीन, ठीक है, आपको क्या लिख के आएगा ऐसे ही, परचेज ऑफ मशीन क्वेश्चन में। अब जो ये परचेज ऑफ मशीन होता है बेटे, ये होते हैं कैपिटल गुड्स। ये कौन से गुड्स होते हैं? कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स। इसको और क्या बोल सकते हैं हम, क्या होते हैं? फाइनल गुड्स। तो बहुत ध्यान से इस बात को याद रखना, ठीक है। इस तरीके से आप भी बॉक्स बनाना। जो भी कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स होते हैं, जैसे परचेज ऑफ मशीन दिया होगा तो उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में माइनस नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सिर्फ रॉ मटेरियल और रीसेल से रिलेटेड चीजें ही हम माइनस करते हैं। कैपिटल गुड या फाइनल गुड्स को माइनस नहीं किया जा सकता। अब बेटे आपने लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप कोई भी रॉ मटेरियल कहां से परचेज करोगे बताओ? वो भी 4 ऑप्शन है उसके भी, ठीक है। वो भी कितने तरीके से होते हैं? 4 तरीके से हो सकते हैं। आपने परचेज कर लिया, मान लीजिए परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड, ठीक है। किससे परचेज कर लिया? हाउस होल्ड से। परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड। दूसरा आप परचेज कर सकते हैं बेटे, दूसरा आप परचेज कर सकते हैं किसी दूसरी फर्म से, दूसरे बिजनेस से। परचेज फ्रॉम फर्म, ठीक है। ऐसे आप और कहां से परचेज कर सकते हैं रॉ मटेरियल? ठीक है, परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट। और अगर आप और बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप अपना रॉ मटेरियल क्या भी कर सकते हैं? इंपोर्ट। तो फिर से वही क्वेश्चन बेटे, ये जो ऊपर के 3 परचेज हैं ये आपने देश के अंदर किए हैं तो इसको बोलते हैं डोमेस्टिक परचेज, और ये इंपोर्ट आपने देश के बाहर से किया है, ठीक है। इंपोर्ट कहां से किया? देश के बाहर से। तो बेटे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है। क्या होता है प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला? जीवीएएमपी इक्वल्स टू जीवीओएमपी माइनस आईसी। अब ये जो जीवीएएमपी है वो निकलता कैसे है? जीवीओएमपी माइनस आईसी। जीवीओएमपी में 2 चीजें होती हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब बेटे ये तो इससे तो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है, इससे जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। उसकी क्या वैल्यू आएगी? इससे हम कैलकुलेट करेंगे जीवीएएमपी। लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन तो हमसे नेशनल इनकम पूछ रहे हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं? नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है? आपको अभी अभी पीछे समझाया था, एनएनपी एफसी। क्वेश्चन तो हमसे नेशनल इनकम चाहता है कौन से मेथड से? प्रोडक्शन मेथड से। और हमने कैलकुलेट क्या कर लिया है? जीवीएएमपी। क्या कैलकुलेट कर लिया है? जीवीएएमपी। अब बात समझना, जो जीवीएएमपी होता है, क्या होता है? जीवीएएमपी। अगर उसका सिग्मा कर देंगे, क्या कर देंगे? सिग्मा, तो वो किसके बराबर आ जाता है? जीडीपी एमपी के बराबर। तो जीवीएएमपी को अगर सिग्मा मतलब सम कर देंगे जीवीएएमपी का, तो वो किसके बराबर होता है? जीडीपी एमपी के बराबर होता है। तो अब मुझे निकालनी है नेशनल इनकम और मुझे क्या पता चल गया? जीडीपी एमपी। अब बेटे कन्वर्जन लगा देंगे, बताओ। नेट इक्वल्स टू ग्रॉस, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। क्या होता है? माइनस डेप्रीशिएशन। दूसरा है नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए का भी कन्वर्जन सीखे थे। तीसरा है फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, ठीक है। तो बेटे ये हो गया हमारा प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। आगे बात समझ में? तो जीवीएमपी का जब भी सिग्मा करेंगे वो जीडीपीएमपी होगा। जीडीपीएमपी पता चल गया, मुझे नेशनल इनकम निकालनी है एनएनपीएफसी, तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब बेटे हम पहुंचते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जो इस मेथड से हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है।
अब हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है, उनको हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, ये है आपके लिए, ठीक है, विजिबल होगा आप लोगों को, होप सो, ठीक है, विजिबल होगा आप लोगों को। देखो क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा एस्टिमेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NVAFC। हमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, NVAFC बताओ। अब अभी अभी बेटे हमने प्रोडक्शन मेथड सीखा, ठीक है, अभी अभी हमने क्या सीखा, प्रोडक्शन मेथड सीखा। तो प्रोडक्शन मेथड से हम कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं, GVAMP इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या था, GVOMP माइनस IC। बेटे GVOMP जो है वो कितनी चीजों से मिलके बनता है, दो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही था, माइनस IC। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या सेल्स गिवन है, देखो हाँ सेल्स गिवन है 1000, सेल्स कितनी गिवन है 1000। फिर देखते हैं चेंज इन स्टॉक, सेकंड नंबर पे चेंज इन स्टॉक गिवन है बेटे 150, कितना गिवन है 150, माइनस IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो अभी अभी मैंने आपको पिछले ही फॉर्मूले में समझाया था, ठीक है, पिछले ही फॉर्मूले में समझाया था, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसमें क्या चीजें होती है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसको माइनस कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं बेटे, माइनस कर देते हैं। तो कितना है 300, तो माइनस कर देते हैं 300। अब सॉल्व कर देते हैं, तो ये मेरा बेटे आ गया 850, कितना आ गया 850। एक बार देख लीजिएगा, वैल्यू करोड़ में है तो हमें करोड़ मेंशन करना जरूरी है। अब बेटे मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने तो अभी क्या कैलकुलेट किया है, GVAMP, और क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहे हैं, NVAFC पूछ रहा है। तो मुझे जो कैलकुलेट करना है वो लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, NVAFC इक्वल्स टू, मुझे पता क्या चल गया है बेटे, गिवन क्या है GVAMP। अब वही कन्वर्जन लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा बेटे, कन्वर्जन। अभी अभी मैंने आप लोगों को कन्वर्जन सिखाया, इसीलिए कन्वर्जन आपको समझाए सिखाए कि आप उनको यूज कर सको। अब देखो पहला है नेट, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस, बताओ नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। बेटे दूसरा देखो VA सेम है, तो क्या कन्वर्जन लगाएंगे, नहीं, कन्वर्जन का यूज नहीं होगा। थर्ड क्या है, FC, फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, बताओ क्या होगा, माइनस NIT। उन कन्वर्जन्स का मैंने क्या कर लिया बेटे, यूज कर लिया। अब बताओ GVAMP की वैल्यू कितनी दी है सर, 850, माइनस डेप। अब बताओ क्वेश्चन में डेप गिवन है, सर डेप तो डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बेटे डेप हिडन है यहाँ पे। देखो डेप का क्या फॉर्मूला बताया था कन्वर्जन में, डेप्रीशिएशन का क्या फॉर्मूला बताया था कन्वर्जन में, सर ग्रॉस माइनस नेट। अब बताओ ग्रॉस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 100, माइनस नेट इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है 80। तो बेटे ये हिडन था, यहां से हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, डेप की। तो बताओ डेप कितना आ गया 20, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, लास्ट में दे रखा है बेटे, वो भी कितना गिवन है 20। तो 850 में से 20 माइनस करते तो बेटे आता है 810 करोड़। तो ये हमारा आंसर आ गया, बस इतना सा था बेटे, इससे हमें 3 नंबर्स मिल गए। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, वही प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं, लेकिन इस बार देखिए 6 मार्क्स का है। इस बार कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा सो दैट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। वापस से क्या पूछना चाह रहे हैं, NVAFC, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा मैं जूम कर देता हूं, वापस से NVAFC पूछ रहे हैं, लेकिन हमने तो क्या सीखा है कैलकुलेट करना, बताओ क्या कैलकुलेट करना सीखा है,
जीवीए एमपी, जीवीए एमपी कैसे निकलता है बेटे, जीवीओ एमपी माइनस आईसी। अब अभी अभी समझाया था जीवीओ एमपी मतलब क्या होता है बेटे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, यही फॉर्मूला था। अब पुट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सर ये क्या होता है, याद रखना बेटे, लिख लो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रीशिएशन बोलते हैं। ठीक है, डेप्रीशिएशन को और किस नाम से जाना जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, देखो हम रॉ मटेरियल क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, यहां देखना, ये इंपोर्ट, आप इंपोर्ट कहां से कर सकते हो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन क्वेश्चन में और भी देखते हैं, कुछ और भी तो नहीं दिया है। ठीक है, इंपोर्ट अभी मैं 180 लिख ले रहा हूं, क्योंकि इंपोर्ट को इंटरमीडिएट कंजम्पशन से क्या करते हैं, माइनस। फिर बेटे देखो देखा है चेंज इन स्टॉक 240, चेंज इन स्टॉक कितना देखा है बेटे, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 120 था, ठीक है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा, 120। चेंज इन स्टॉक कितना था बेटे, 240, तो मैं चेंज इन स्टॉक कितना प्लस कर लूं बेटे इसमें, 240। फिर चलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बताओ गुड्स एंड सर्विस टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट टैक्स, सर होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स। फिर बेटे देखो इधर का डोमेस्टिक सेल्स, आपको सेल्स भी पढ़ाई थी, सेल्स मैंने कहा था 4 तरीके से हो सकती है, 3 हम देश के अंदर अंदर बेचते थे, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, उसको मिला के क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सेल्स। वो दे रखी है 2160, 2160। डोमेस्टिक सेल्स के बाद दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसकी जरूरत नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग की भी जरूरत नहीं है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब बेटे देखो एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज देखना, अब हमें किस चीज की वैल्यू दे दी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की, मतलब पूरा इंटर आईसी की वैल्यू दे दी है। तो वो जो इंपोर्ट था ना ऑफ रॉ मटेरियल 120, इस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर ही इंक्लूड होगा, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 बार हम इसको नहीं लिखेंगे। ये 120 हटा के बेटे यहाँ पे हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमें टोटल दे रखा है कि आईसी की टोटल वैल्यू 840, इस 840 के अंदर ही 120 होगा, तो 2 बार लिख देते तो मिस्टेक हो जाती, ठीक है, इसीलिए वो हटा दिया। फिर दे रखा है बेटे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेल्स का पार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा, एक्सपोर्ट किसका पार्ट होता है, सेल्स का, और वो कितना दे रखा है, 240। बस इन सबको आप आपस में प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रेंट, रॉयल्टी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इंटरेस्ट, इस फॉर्मूले में उनकी नीड नहीं होती है। तो बेटे इसकी वैल्यू आ गई 1800 करोड़। अब ध्यान रखिएगा, हमें कैलकुलेट करना है एनवीए एफसी, और वैल्यू क्या है हमें गिवन, कैलकुलेट क्या कर लिए, जीवीए एफसी, तो मुझे चाहिए एनवीए एफसी, और हमें कैलकुलेट कौन सी कर ली है, जीवीए एमपी। फिर वही कन्वर्जन लगाएंगे, तो बताओ नेट इक्वल्स टू ग्रॉस, क्या होता है बेटे, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। फिर वीए सेम है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, फिर है फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। तो बताओ जीवीएफसी की वैल्यू कितनी थी बेटे, 1800। अब क्वेश्चन में देखो डेप्रीशिएशन का है 90, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रीशिएशन ही बोलते हैं, माइनस 90, माइनस कर दीजिए एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी अभी बेटे जब मैं क्वेश्चन समझाता, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसकी वैल्यू 60 है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स ही बोला जाता है, तो इसीलिए देखो इस बार इनडायरेक्ट तरीके से दिया था। 1800 में से 90 और 60 और माइनस करते हैं तो बेटे हमारा आ जाएगा 1650 करोड़। ठीक है, तो यहां तक हमने देखिए 2 क्वेश्चन कर लिए, इतने आसान तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा।
आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगी, हेल्पफुल होगी। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके दोस्त हैं, यार हैं, उन सब में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो क्या लगी, और कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर हमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो थैंक यू, जल्दी ही मिलूंगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।